हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है हिमालय का कृतपुर राज्य। इस टॉपिक के अंतर्गत हम उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आज तक के उत्तराखंड ग्रुप सी एग्जाम में पूछे गए हैं या निकट भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो स्वागत है आपका यूके जीके विद सामंत सर में। अब देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट समझते हैं इस सीरीज के अंतर्गत। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक पॉइंट आपको नोट करना है। यहाँ पे देखिए, कृतपुर राज्य का शासनकाल कब से लेके कब तक था, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, उसके आगे फिर समझते हैं। ठीक है, तो कृतपुर राज्य का जो शासनकाल है वह है 3री-4थी शताब्दी है। कितना है बताओ शाबाश, यह है 3री-4थी शताब्दी माना जाता है। ठीक है, किसका शासनकाल माना जाता है, ये माना जाता है कृतपुर राज्य का शासनकाल। ठीक है, अब देखिए कृतपुर राज्य ये कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में स्टेब्लिश था, इसको समझते हैं। देखिए, कृतपुर राज्य क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग स्थित था। यानी कृतपुर राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, रोहिलखंड क्षेत्र में फैला हुआ था, आप ऐसा मान सकते हो। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे को देखिए, इनकी राजधानी, एक मैं एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, इनकी जो राजधानी थी यह थी कार्तिकेयपुर। कहाँ थी, कार्तिकेयपुर थी। कहाँ थी, कार्तिकेयपुर। ये पॉइंट आपने अपने कॉपी में नोट करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट। अब देखिए इसके साथ साथ हम यहाँ पे ये टारगेट कर रहे हैं। देखिए, आप एक तो किताब से पढ़ोगे ही पढ़ोगे, इसके साथ साथ मैं आपका बेस यहाँ पे को बना दूंगा कि हाँ ये ऐसा हुआ था। ठीक है, जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल यहाँ बता रहा हूँ, इनकी राजधानी कहाँ थी, कार्तिकेयपुर में थी। अब जैसे यहाँ पे बुक में नहीं लिखा है तो आप ये वाली जो पॉइंट है अपनी कॉपी में नोट करोगे। ठीक है, क्योंकि आपने सिलेक्शन पाना है तो आपने ये सब कुछ करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे को समझते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, अब देखिए कृतपुर राज्य कौन था, थोड़ा सा इसका बेस समझ लेते हैं। यहाँ पे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में कृतपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है। किसके अधीन बताया गया है, गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है। किस राज्य को, कृतपुर राज्य को, जो किस क्षेत्र में था, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड क्षेत्र में विस्तृत था। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट समझते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कृतपुर पर कुड़िंदू का शासन था। कुड़िंदू का शासन था, दोबारा समझते हैं। देखिए, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा बोला जा रहा है, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि कृतपुर पर किसका शासन था, कुड़िंदू का था। कुछ लोग क्या मान रहे हैं, किसका शासन था, गुप्तों का साम्राज्य था। ठीक है, गुप्त और कुड़िंदू का शासन था। आई थिंक ये आपने यहाँ पे को कनेक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है, आगे क्या लिखा गया है, एवं कृतपुर राज्य की राजधानी कार्तिकेयपुर थी। अब देखो यहाँ पे को लिखा है, ये वाला पॉइंट भी आपने समझना है। अब थोड़ा एक पॉइंट मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड देखिए, जैसे आपने यहाँ पे को ये वाला पॉइंट समझा था, गुप्त साम्राज्य से ही कनेक्ट करते हुए मैं कृतपुर राज्य के बारे में एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद करवा देता हूँ। देखिए, यानी आप इस पॉइंट को लिखना अपनी कॉपी में। ठीक है, अब देखो एक राजा होता है यहाँ पे को खसाधिपति होता है। कौन होता है, खसाधिपति, इसको नोट करो। ठीक है, कौन होता है, खसाधिपति। अब ये कौन होता है इसको जरा समझते हैं। देखिए, एक राजा था खसाधिपति। ठीक है, खसाधिपति कृतपुर का राजा था। किसका था, कृतपुर राज्य का राजा हुआ करता था, जिसका युद्ध रामगुप्त से हुआ था। ध्यान देना यहाँ पे को, किससे हुआ था, रामगुप्त से हुआ था। यानी खसाधिपति का जो युद्ध हुआ था रामगुप्त से हुआ था। अब देखो रामगुप्त कौन था, ये जो रामगुप्त था चंद्रगुप्त द्वितीय का ज्येष्ठ भ्राता था। ठीक है, अब दोबारा से समझते देखिए, खसाधिपति का युद्ध होता है रामगुप्त से। इस युद्ध में खसाधिपति जीत जाता है और रामगुप्त हार जाता है। ठीक है, जब खसाधिपति जीतता है तो यह रामगुप्त की जो पत्नी होती है ध्रुव स्वामिनी, उसकी मांग करता है। ठीक है, ये ध्यान देना यहाँ पे को, कौन मांग करता है, ये खसाधिपति। खसाधिपति कौन है बताओ शाबाश, यह है कृतपुर राज्य का राजा है, कृतपुर राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने नोट करने हैं यहाँ पे को। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो इसके बारे में आगे को और समझ लेते हैं, और कौन कौन से पॉइंट हैं। ये जो मैंने अभी बताया आप इसको नोट कर रहे होगे, आई थिंक, मेरे को पूरा भरोसा है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे को स्कंदगुप्त काल में, कौन से काल में, स्कंदगुप्त काल में हुणों का आक्रमण हुआ था। अब देखो हुणों का आक्रमण कब हुआ था, इस पॉइंट को नोट करोगे आप। यह है 458 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 458 ईस्वी में हुणों का आक्रमण होता है। अब आप कहोगे, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे को हुण कौन थे। ठीक है,
हूण थोड़ा सा यहाँ पे को समझना, देखिए हूण थे तिब्बत की घाटियों में बसने वाली एक प्रजाति थी जिसका मूल स्थान बोलगा से पूर्व में था, यानी बोलगा नदी के पूर्व में हुआ करता था। देखिए दोबारा समझना, हूण तिब्बत की घाटियों में बसने वाली एक जाति थी, आप ऐसे मान के चलो, ठीक है। और देखिए भारत में तोरमाण हूण शासन का संस्थापक था। दोबारा रिपीट करना, देखिए दोस्तों, भारत में तोरमाण, कौन? तोरमाण, भारत में तोरमाण क्या करता है? देखिए यह भारत में हूण साम्राज्य की या हूण शासन का संस्थापक माना जाता है। कहाँ? भारत में। और इसके पुत्र का नाम होता है मिहिरकुल होता है। कौन होता है? मिहिरकुल। यहाँ पे भी आप देखोगे अभी थोड़ी देर पे ये वाला पॉइंट, तोरमाण ये है, इसका जो बेटा आएगा ये मिहिरकुल है, ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट समझना, देखिए मिहिरकुल के बारे में एक और पॉइंट कनेक्ट करना। मिहिरकुल जो होता है, देखिए मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि यशोवर्मन जो होता है, देखिए यशोवर्मन ने मिहिरकुल को पराजित किया था। किससे पता चलता है? मिहिरकुल से, ठीक है। इस विजय के उपलक्ष्य में, ध्यान देना इस वाले पॉइंट को आप ऐड करना है, इस उपलक्ष्य में एक स्तंभ का निर्माण कराया जो आज भी मंदसौर में उपस्थित है, ठीक है। ये पॉइंट आपने ऐड करना है, ठीक है। अब देखो समझते हैं आगे के पॉइंट। स्कंदगुप्त काल में हूणों का आक्रमण हुआ था। इस समय कृतपुर राज्य भी हूणों का आक्रमण हुआ था। अब देखो यहाँ पे को कैसे कनेक्ट करना है, इस चीज़ को समझो। देखो गुप्त काल के अधीन माना गया था कौन? बताओ शाबाश, ये था कृतपुर राज्य था, ठीक है। अब अगर हूण गुप्त पर आक्रमण करेंगे तो ऑटोमेटिक कृतपुर राज्य में भी तो आक्रमण हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? एक क्षेत्र में हैं। और गुप्त के अधीन कौन था? कृतपुर था। गुप्त पे आक्रमण होगा तो कृतपुर पर भी ऑटोमेटिक आक्रमण हो जाएगा। किसके? हूणों का। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ तोरमाण कौन था। ये भारत में हूण साम्राज्य का संस्थापक था और इसी का बेटा कौन था? मिहिरकुल था। और मिहिरकुल को कौन हराता है? शाबाश बताओ। ये हराता है यशोवर्मन हराता है, ठीक है। किस अभिलेख से पता चलता है कि मिहिरकुल को यशोवर्मन हराता है? तो ये मंदसौर अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। इस विजय के उपलक्ष्य में ही एक स्तंभ का निर्माण कराया जाता है जो मंदसौर में अभी भी है। ये पॉइंट आपने नोट करना है एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट समझते हैं। इसके बाद आ जाता है, देखिए दोस्तों, ये है छागलेश वंश, ठीक है। छागलेश वंश, इससे एक क्वेश्चन पिछले वाले में आया था, छागलेश वंश का प्रमुख राजा कौन था? ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखो जरा इसको समझ लेते हैं अच्छे से। लाखा मंडल के खंडित शिलालेख से छागलेश वंश से संबंधित है। लाखा मंडल के शिलालेख छागलेश वंश से संबंधित है। यानी अगर आपसे पूछा जाता है छागलेश वंश से संबंधित कौन से शिलालेख हैं, तो आपका आंसर होगा ये लाखा मंडल के शिलालेख, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। खंडित शिलालेखों में 7 राजाओं के नाम स्पष्ट मिलते हैं। कौन से शिलालेखों में? लाखा मंडल के शिलालेखों में स्पष्ट रूप से कितने राजाओं के? 7 राजाओं के नाम मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए इस अभिलेख में पहला नाम नरपति जयदास का मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। किस, यानी ऐसे पूछा गया था नरपति जयदास किस वंश से संबंधित है, ठीक है। तो ये छागलेश वंश से संबंधित है। और अंतिम जो शासक होता है या राजा होता है वो होता है छागलेश वंश का नामचत होता है, ठीक है। अब देखो ऐसे याद रखने की कोशिश करना, ये इतने में ही फिनिश हो जाता है लगभग। यहाँ पे को देखिए छागलेश वंश। अब कैसे याद रखोगे? देखो छागलेश को ना आप छागलेश अखिलेश से कनेक्ट करना, ठीक है। मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सीरियसली मत लेना इसको, ठीक है। जो ये पॉइंट है थोड़ा सा मजे में याद करने की कोशिश करते हैं। अब देखो कैसे, अखिलेश यादव जी जो हैं सीएम थे, ठीक है, यूपी के। यहाँ पे को अब देखो अखिलेश, मैं क्या बोल रहा हूँ, अखिलेश से कनेक्ट करना है आपने, ठीक है। अब देखो अखिलेश यानी छगलेश हो जाएगा। ये क्या है? अखिलेश क्या है? नर है, यानी आप ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। नरपति नर है, यानी वो क्या है? मेल है, पुरुष हैं, उनकी जय जयकार करते हैं उनके फॉलोवर, ठीक है। नरपति जयदास, और उनका नाम क्या है? बहुत ज़्यादा फेमस है, अखिलेश यादव जी का, ठीक है। आई थिंक आपको याद होगा अखिलेश छागलेश, यानी वो क्या है? नर है, उनकी जय जयकार होती है, जयदास हो जाएगा, और उनका नाम बहुत है, ठीक है। यूपी में उनका नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित है, आप ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो आपको हल्के टच में ये याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट समझते हैं। सिंहपुर का यदुवंश, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अब देखो इसको समझते हैं।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे है सिंहपुर का यदुवंश में एक इम्पोर्टेंट नाम आता है, वो पुरुष का नहीं, एक महिला का होता है, यानी ठीक है, फीमेल का नाम है, वो है राजकुमारी ईश्वरा। राजकुमारी ईश्वरा के नाम से ही ये ज़्यादा फेमस है यदुवंश, उत्तराखंड के जीके की दृष्टि से देखेंगे तो। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट समझते हैं इसमें। यदुवंश का शासन 6वीं 7वीं सदी के आसपास रहा। कब का शासन काल है ये? 6 और 7वीं सदी के आसपास का रहा है। अगला पॉइंट देखिए, यदुवंशी राजाओं की जानकारी लाखा मंडल से प्राप्त राजकुमारी ईश्वरा के लेख से मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राजकुमारी ईश्वरा का लेख से मिलती है। किस वंश की जानकारी? ये मिलती है यदुवंश राजाओं की जानकारी। अगर पूछा जाता है यदु राजाओं के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये लाखा मंडल के राजकुमारी ईश्वरा के लेख से मिलती है। ठीक है, जिसमें देखिए दोस्तों 11 पीढ़ियों के, इंपॉर्टेंट है, कितनी पीढ़ी? 11 पीढ़ी के 12 शासकों का नाम उल्लिखित है। ऐसे पूछता है कितने पीढ़ी है? 11 पीढ़ी 12 शासक, 11 पीढ़ी 12 शासक, 12 शासक 11 पीढ़ी के नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट समझते हैं। यदुवंश का संस्थापक, वेरी इंपॉर्टेंट है, यदुवंश का संस्थापक श्रीसेन वर्मन था। कौन था? श्रीसेन वर्मन था, जिसकी राजधानी यमुना प्रदेश सिंहपुर में थी। कहाँ थी इसकी राजधानी? सिंहपुर में हुआ करती थी। यदुवंश का संस्थापक कौन है? श्रीसेन वर्मन है। ठीक है, एक इसमें प्रमुख नाम कौन सा आता है? ईश्वरा का नाम आता है, राजकुमारी ईश्वरा का। राजकुमारी ईश्वरा के जो पिता होते हैं वो होते हैं भास्कर वर्मन होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा भी है, राजकुमारी ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री तथा जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी। ठीक है, राजकुमारी ईश्वरा के पिता का नाम क्या था? भास्कर वर्मन था, और हस्बैंड का नाम क्या था? चंद्रगुप्त था। ठीक है, जो जालंधर राजकुमार थे, यानी जालंधर के राजकुमार हुआ करते थे। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट समझते हैं। ईश्वरा ने लाखा मंडल में एक शिव मंदिर भी बनाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है लाखा मंडल में एक शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आपका आंसर होगा कौन सा? राजकुमारी ईश्वरा। राजकुमारी ईश्वरा के पिता का नाम क्या था? बताओ शाबाश, ये था भास्कर वर्मन था, और हस्बैंड का नाम क्या था? ये था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कहाँ के? जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त। ठीक है, और ये किस वंश से संबंधित है राजकुमारी ईश्वरा? ये है यदुवंश से है। यदुवंश का संस्थापक कौन था? बताओ शाबाश, ये है श्रीसेन वर्मन थे। ठीक है, जो अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं? सिंहपुर में बनाते हैं। आई थिंक आपको ये पॉइंट याद हो रहे होंगे। अब देखो अगला पॉइंट समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब अगला पॉइंट जो आता है यहाँ पे कोई इस सीरीज के अंतर्गत, यह आता है उत्तराखंड में नाग वंश। कौन सा आता है? अगला पॉइंट ये है उत्तराखंड में नागवंश। अब देखो इसको जरा समझते हैं। 6वीं और 6ठी और 7वीं, 6 और 7वीं सदी में नागवंश का अस्तित्व का पता चलता है। नागों की पुष्टि गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से मिलती है। किससे मिलती है? त्रिशूल लेख से मिलती है। अब देखो इसको जरा समझते हैं अच्छे से। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं, स्कंदनाग, गणपति नाग, विभु नाग, अंशु नाग। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा कनेक्ट करोगे कैसे? देखें, अगर नाग होगा तो नाग शिव जी से रिलेटेड है। ठीक है, शिव जी होंगे तो त्रिशूल होगा। त्रिशूल कौन सा है? तो ये है गोपेश्वर का त्रिशूल लेख, जिसमें 4 नाग राजाओं के उल्लेख मिलता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? देखो, नाग होगा तो त्रिशूल होगा। नाग यानी शिव जी से कनेक्ट करना, शिव जी से कनेक्ट होता है नाग, सर्प। ठीक है, क्योंकि शिव जी के गले में सांप होता है ना। ठीक है, आप वैसे उसको कनेक्ट करोगे। सांप होंगे यानी नाग हो गए, नाग होंगे तो त्रिशूल होंगे, त्रिशूल होगा तो गणपति नाग। देखो गणपति यानी गणेश जी से कनेक्ट करोगे। कितने पॉइंट हो गए? एक हो जाएगा नाग, एक ऐसे कनेक्ट करना है। दूसरा आपने कौन सा? त्रिशूल से कनेक्ट करना है। ठीक है, और तीसरा आ जाएगा गणपति नाग। कौन से? गणपति नाग, यानी गणेश जी से कनेक्ट करने की कोशिश करना, आपको लगभग याद हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे को कनेक्ट करते हुए हमने क्या समझा? देखें, यहाँ पे गोपेश्वर त्रिशूल लेख से 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं। कौन कौन से? स्कंद नाग, गणपति नाग, विभु नाग, अंशु नाग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे को समझते हैं। लेख में उल्लेख किया गया है कि गणपति नाग, देखो मैंने ये वाला पॉइंट आपको बोला था, गणपति नाग ने अपने दूसरे वर्ष में रुद्र महालय के सामने शक्ति या त्रिशूल की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? गणपति नाग ये सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था। ठीक है, ओके, अगला देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 6-7वीं सदी ईस्वी की दक्षिण ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखना है अपनी कॉपी में। ठीक है, अब देखो दोबारा समझते हैं इसको।
गोपेश्वर त्रिशूलेख में 6-7वीं सदी ईस्वी की दक्षिण ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। यानी ठीक है, ये इंपोर्टेंट कोटेशन होगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना। गोपेश्वर त्रिशूलेख किस लिपि में है? दक्षिण ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, अब एग्जाम में आएगा, अभी याद नहीं करोगे फिर एग्जाम में आएगा तो फिर ढूंढते फिरोगे कहाँ पे है करके। ठीक है, अच्छे से याद करना। गोपेश्वर त्रिशूलेख किस लिपि में है बताओ? ठीक है, तो ये आ जाएगा ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, तो आप ऐसे कनेक्ट करना, ये है जी बी से कनेक्ट करने की कोशिश करना। जी से गोपेश्वर, बी से ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ओके, अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। गणपति नाग उत्तरी नाग का शक्तिशाली शासक प्रतीक होता है। ठीक है, प्रतीक होता है या ये माने जाते हैं, इसका ध्यान देना, जिसका रुद्र महालय गोपेश्वर अभिलेख मिला है, जिसका रुद्र महालय गोपेश्वर अभिलेख मिला है। किसका? गणपति नाग का, जो सबसे प्रतापी शासक माना जाता था। किस वंश का? नाग वंश का, यानी उत्तराखंड में नाग वंश का प्रतापी शासक गणपति नाग। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है, यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय नाग शक्ति को जाता है। ठीक है, यानी नागों ने अस्तित्व मिटाया था यदुओं का अस्तित्व मिटाने वाले कौन है? नाग हैं। ठीक है, यानी नाग वंश हैं। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा। अब देखो अगला पॉइंट समझते हैं, जिसका नाम है मौखरी वंश। क्या है अगला? मौखरी वंश। ठीक है, अब देखिए मौखरी वंश के बारे में समझते हैं। ज़्यादा पॉइंट नहीं, मौखरी वंश में 1-2 पॉइंट हैं। ठीक है, इसको कनेक्ट करते हैं। उत्तराखंड में नाग शासकों को कन्नौज की मौखरी वंश ने परास्त किया। दोबारा समझना इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में नाग शासकों को, नागों को किसने पराजित किया? मौखरी ने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे को कन्फ्यूजन होगा बाद में, आपको ऐसे याद रखना, नाग जो होता है ना, नाग का जो मुंह बंद, नाग के मुंह में ही विष होता है। ठीक है, मुंह में विष होता है, तो नाग और मौखरी के बीच में संबंध होगा। ठीक है, आपस में कनेक्टेड होंगे, यानी नाग शासकों को नाग का मुंह बंद कर दिया जाएगा। मुंह बंद कर दोगे तो उसका विष नहीं निकल पाएगा, तो यानी नागों को पराजित करने वाला कौन था? मौखरी वंश था। ठीक है, नागों का मुख बंद कर दिया। ठीक है, मौखरी ने। ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखिए एक बार और समझते हैं। उत्तराखंड में नाग शासकों को कन्नौज के मौखरी वंश ने पराजित किया। मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? ग्रहवर्मा था। ठीक है, अब देखिए मुख से कनेक्ट करोगे, घर में लोगों का ना बहुत मुंह चलता है। ठीक है, घर में जो कम बोलने वाला भी होगा बहुत ज़्यादा बोलता है, ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करना। अंतिम शासक कौन होगा? ग्रहवर्मा होगा। अंतिम शासक कौन? किस वंश का? मौखरी वंश का। मौखरी वंश ने किसे पराजित किया? नागों को। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट समझते हैं। ग्रहवर्मा की हत्या के बाद मौखरी राज्य उसके बहनोई हर्षवर्धन के अधीन हो गया। किसके अधीन हो गया? हर्षवर्धन के अधीन हो गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, देखो ग्रहवर्मा की हत्या के बाद मौखरी जो राज्य है वह उसके बहनोई हर्षवर्धन के अधीन हो गया था। तो ये पॉइंट आपने यहाँ देखो इतना समझ लिया। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट समझते हैं इस सीरीज के अंतर्गत। जो पॉइंट है इस प्रकार से, अब देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था ग्रहवर्मा की हत्या के बाद मौखरी राज्य उसके बहनोई हर्षवर्धन के अधीन हो जाता है। तो अब यहाँ पे को आप टाइटल देख पा रहे होगे, थानेश्वर का हर्षवर्धन। अब देखो हर्षवर्धन के बारे में यहाँ पे को पढ़ना है। ठीक है, अब देखो क्या बोला जा रहा है इसमें। बाण भट्ट द्वारा रचित हर्ष रचित नामक पुस्तक में उत्तराखंड आने का वर्णन मिलता है। ठीक है, दोबारा समझते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट कोटेशन है। देखिए दोस्तों, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि 2-2 बार 3-3 बार, ताकि आपके दिमाग में ये बातें छप जाएं। अगर वीडियो सीरीज पूरे अच्छे से फॉलो कर पा रहे होगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे को समझते हैं अच्छे से। बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित किसकी रचना है? सेपरेट भी पूछा जाता है, सिंगल लाइनर एक क्वेश्चन बन जाएगा ये। ठीक है, बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित नामक पुस्तक में उत्तराखंड आने का वर्णन मिलता है। उत्तराखंड आने का वर्णन मिलता है किसका? हर्षवर्धन का। ठीक है, एक पॉइंट ये समझना है। हर्षवर्धन या हर्षकालीन चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था भारत? हर्षवर्धन के समझ में आया था। हौसे ह्वेनसांग, ऐसे याद रखने की कोशिश करना अगर किसी को याद नहीं है। जो स्टार्टिंग से पढ़ा होगा उसके लिए दिक्कत होती है, जिसने पहले पढ़ गया है उसको सीधे समझ आ रहा होगा। हाँ, ह्वेनसांग किसके समय में आया था? हर्ष के समय में आया था। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं दोबारा से एक बार। हर्षकालीन चीनी यात्री ह्वेनसांग हिमालय को पोलो हीमो पुलो या ब्रह्मपुर राज्य कहा गया। अब देखो यहाँ पे को समझना। ठीक है, यहाँ पे है पोलो हीमो पुलो। ठीक है, किसको बोला गया है? ब्रह्मपुर राज्य बोला गया है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपने समझना। ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग, ह से
ही, ये वाला पॉइंट ध्यान देना आपने, ठीक है। ये वाला पोलो हीमोपुलो का कहता है, पोलो कीमोपुलो नहीं कहता, की नहीं कहता, ये ध्यान देना यहाँ पे को, ठीक है। की बोलने वाला कोई दूसरा ही है, तो यहाँ पे को आप सिर्फ ये समझना पोलो हीमोपुलो कह रहा हूँ मैं, हीमो एच से ऐसे कनेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे को इसी में दिक्कत आती है और आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। पोलो हीमोपुलो या ब्रह्मपुर राज्य कहा गया है, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट देखें, ह्वेनसांग ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। कहाँ? उत्तराखंड पे। अब देखिए अगला पॉइंट है, कनिंघम ने आधुनिक गढ़वाली व कुमाऊं वाले संपूर्ण भाग को ब्रह्मपुर कहा है। क्या कहा है? ब्रह्मपुर कहा है। और ब्रह्मपुर को ही ह्वेनसांग ने क्या कहा है? ये कहे पोलो हीमोपुलो का है, पोलो हीमोपुलो कहा है, ठीक है। अब देखो, गढ़वाल व संपूर्ण कुमाऊं के संपूर्ण भाग को कनिंघम ने क्या बोला? ब्रह्मपुर बोला है, ब्रह्मपुर। ह्वेनसांग ने क्या बोला? ह्वेनसांग ने बोला है पोलो हीमोपुलो, पोलो हीमोपुलो। ही एच से कनेक्ट करना, हौ से और हौ से, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, देखिए दोस्तों, ह्वेनसांग ने गंगा को महाभद्रा, हरिद्वार को महाभद्रा कहा है। गंगा को क्या कहा है? महाभद्रा कहा है। तथा हरिद्वार के लिए मोयोलू कहा है। हरिद्वार के लिए क्या कहा है? मोयोलू कहा है, ठीक है। किसने कहा है? ह्वेनसांग ने कहा है, जिसका क्षेत्रफल 20 ली चीनी नाप बताया है, ठीक है। तो अब देखो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन। ह्वेनसांग ने गंगा को क्या कहा है? महाभद्रा कहा है। महाभद्रा का है गंगा, महाभद्रा इक्वल गंगा। किसने कहा? ह्वेनसांग ने कहा, ठीक है। हरिद्वार को क्या कहा? मोयोलू कहा, जिसकी माप कितनी बताई है? 20 ली, यानी 20 ली चीनी माप बताया गया है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं, हर्षवर्धन के पश्चात जो मध्य हिमालयी क्षेत्र था उसके बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय, हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय के क्षेत्र में जो प्रमुख बात है, इस चीज़ को समझते हैं आगे। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट देखो, कान्यकुब्ज में वर्धन वंश का 647 ईस्वी में अंत हो गया था, ठीक है। कब हो गया था? 647 ईस्वी में। किसका? वर्धन वंश का, कान्यकुब्ज में वर्धन वंश का 647 ईस्वी में अंत हो गया था। हर्ष की मृत्यु के बाद कान्यकुब्ज राज्य का विघटन हुआ। किसकी मृत्यु के बाद हुआ? हर्ष की मृत्यु के बाद हुआ, जो ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न व गोविषाण राज्यों में टूट गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है। देखो, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद या हर्ष की मृत्यु के बाद कान्यकुब्ज का विघटन किस क्षेत्र में हो गया था या किन राज्यों में हो गया था? तो आंसर होगा ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गौविषाण। ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गौविषाण राज्यों में हो गया था, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट समझना, इन तीनों राज्यों का वर्णन ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत CU की में मिलता है। किस में मिलता है? CU की में मिलता है। अब देखिए दोस्तों, एक पॉइंट आप बताइए अगर आपको रिकॉल हो रहा है तो, ठीक है। ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या बोला था? ह्वेनसांग ने, बताओ शाबाश, ये बोला था मो यू लो बोला था। क्या बोला था? मो यू लो बोला है। इसकी यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? CU की है। किसकी? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके समय में आया था भारत? हर्ष के या हर्षवर्धन के समय में आया था। और ह्वेनसांग ने गंगा को क्या बोला था? बताओ शाबाश, ये बोला था महाभद्रा बोला था, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट समझते हैं, हर्षवर्धन मधुवन बांसखेड़ा अभिलेख से पौरव वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। हर्षवर्धन के, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर्षवर्धन के मधुवन व खेड़ा अभिलेख से। अगर इसको इस तरीके से पूछा जाता है, देखिए दोस्तों, मधुवन बांसखेड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा हर्षवर्धन से संबंधित है। कौन सा? मधुवन बांसखेड़ा अभिलेख, ठीक है, जिसमें जानकारी मिलती है किसकी? पौरव वंशों की। अभी इसके बाद पौरव वंश ही आएगा, ये ध्यान देना, ठीक है। उसका बेस भी बनना होगा यहाँ से, अच्छे समझना। मधुवन बांसखेड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? बताओ शाबाश, किस शासक से संबंधित है? हर्षवर्धन। किसकी जानकारी मिलती है? पौरव की मिलती है, पौरव वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखें, मार्कंडेय पुराण बृहद संहिता में पर्वताकार राज्य का उल्लेख मिलता है। अब देखिए दोस्तों, ये पर्वताकार राज्य कौन है? ठीक है, ये पर्वताकार राज्य और कोई नहीं, पौरव वंश होता है, ठीक है। पौरव वंश को ही पर्वताकार राज्य कहा जाता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ये पौरव वंश ही है, ठीक है। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? पौरव वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों,
इस वीडियो सीरीज में अभी थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। अब हम दूसरे वाले वीडियो में पढ़ेंगे पौरव वंश के बारे में, अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो आपको लिखते रहना है, ठीक है, कॉपी में लिखते रहना है और अच्छे से वीडियो सुनना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है, आपको सारा याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सीधे मिलो नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। ये पॉइंट सारे नोट करो अपनी कॉपी में और सीधे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो मिलो, जल्दी कनेक्ट हो जाओ नेक्स्ट वीडियो पे।